प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात की थी। तो इस वीडियो में हम कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बात करेंगे। तो सिमिलर वे में हम कॉन्टिन्यूस या फिर कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे पहले रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मान लीजिए लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x l, ये हमने कल भी आपको करवाया था इस तरीके से। तो मान लीजिए रियल नंबर लाइन है आपके पास -∞ टू इन्फिनिटी, और ये कोई x इज इक्वल्स टू कोई a पॉइंट है, मान लीजिए दिस इज x इज इक्वल्स टू a कोई पॉइंट है। तो मैं कब बोलूंगा कि ये f ऑफ x इस पर्टिकुलर x इज इक्वल्स टू a के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। ये f ऑफ x इस x इज इक्वल्स टू a के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। मैं कब बोलूंगा? जब इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, मींस वहां पे तो पहले लिमिट एग्जिस्ट करे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पहले लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होगा? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी? सेम होगी। और एक और पॉइंट अगर इंक्लूड हो जाए कि फंक्शन इस फंक्शन की वैल्यू भी इस x इज इक्वल टू a के ऊपर अगर सेम हो जाए, तो मैं बोलता था कि ये फंक्शन आपका इस x इज इक्वल टू a के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, राइट। तो क्या लिखना है यहां पे? लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम नेगेटिव f ऑफ x इज लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम पॉजिटिव f ऑफ x। ये तो हो जाता था लिमिट एग्जिस्ट कर गई x इज इक्वल टू a के ऊपर, और अगर इसके साथ एक और पॉइंट ऐड हो जाए f ऑफ a, मतलब उस पॉइंट उस पे फंक्शनल वैल्यू भी उस लिमिट के बराबर आ जाए, तो मैं बोल सकता हूं वहां पे x इज इक्वल टू a के ऊपर ये फंक्शन क्या माना जाएगा? कॉन्टिन्यूस माना जाएगा। अब चलते हैं हम कॉन्टिन्यूटी लेकिन कॉम्प्लेक्स में, है ना, कॉम्प्लेक्स से उसमें बात करते हैं। यहां पे तो आपके पास दो अप्रोचेस होते थी, क्लियर। उसी तरीके से यहां पे आपके पास एक रीजन में बात की जाएगी, है ना। कोई किसी रीजन में कोई मान लीजिए z नोट कोई आपके पास पॉइंट लिए जाए, तो मैं कब बोलूंगा कि उस z नोट के ऊपर ये f ऑफ z आपका कॉन्टिन्यूस है। तो इसके इक्विवेलेंटली इसके इंप्लाइज दैट हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ जेड इज l मस्ट एग्जिस्ट। सबसे पहले तो जैसे यहां पे ये दो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसी तरीके से यहां पे भी पहले लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके बाद जैसे यहां पे फंक्शन पहले वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, सिमिलर वे में एफ ऑफ जेड नॉट मस्ट एग्जिस्ट, वहां पे एग्जिस्ट करनी चाहिए फंक्शनल वैल्यू, और एग्जिस्ट करने के साथ साथ वो इसके बराबर भी होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे आपको बताया लिमिट की जो वैल्यू है वो और फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, राइट। अब चलते हैं हम इसकी जो डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी की आपकी एप्सिलॉन डेल्टा वाली, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो मान लीजिए अ फंक्शन एफ जेड defined in some neighborhood of z0 including z0 is said to be continuous। मैं कब बोलूंगा उसको continuous है? उस पर्टिकुलर पॉइंट z0 के ऊपर मैं continuity चेक कर रहा हूं z0 के ऊपर। if every epsilon positive there exists delta positive। ये आपको समझ में आ जानी चाहिए चीज अभी कि ये एप्सिलॉन पॉजिटिव ले रहा हूं तो डेल्टा पॉजिटिव कैसे आ रहा है, वो उसके दूसरे इमेज सेट में, है ना। सच दैट ये कंडीशन यूज होगी, अब ये कंडीशन यूज होगी कि अगर देखो अगर मैं लिमिट की बात करता हूं तो लिमिट में हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी वहां पे? अगर आपको याद हो, लिमिट में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि एफ जेड माइनस एल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, है ना। एफ जेड माइनस एल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर जेड माइनस जेड नोट जो है वो लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो ये हमने लिमिट की डेफिनेशन करवाई थी आपको, है ना। तो यहां पे मैं क्या बोलता था कि ये फंक्शन की लिमिट क्या है? एल है। ये लिमिट की डेफिनेशन में आपको ये चीज करवाई गई थी। तो सिमिलर वे में
यहां पे सिर्फ हल्का सा फर्क आया कि यहां पे दूसरा फंक्शन आ गया, बस एल की जगह फंक्शन आ गया, है ना, बाकी सेम है। तो देखिए एफ जेड माइनस जेड नोट, ये जेड नोट पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहां पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। जेड नोट वाला पॉइंट कौन सा है, जहां पे आप लिमिट कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा, है ना। इसके इक्विवेलेंटली मैं ये बोल सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ जेड इज एफ ऑफ जेड नॉट। बेसिकली इसी में दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाती, दोनों लिमिट आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो। लेकिन यहां लिमिट एग्जिस्ट करवाने का क्या मतलब होगा, एवरी पॉसिबल पाथ, जितने भी पाथ से आप चाहे, पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, सभी पाथ्स के ऊपर ये वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी थी, तो वहां पे पाथ की वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस अलग अलग आ रही थी। लेकिन यहां पे अगर उसने बोला कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई और उसके बाद वो फंक्शनल एफ ऑफ जेड नॉट के बराबर है, तो मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कि हर पाथ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम, चाहे अलोंग एक्स एक्सिस, चाहे अलोंग वाई एक्सिस, चाहे वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन वाले पाथ से, तो हर पॉसिबल पाथ से ये वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये तीन है यहाँ पे मेन, राइट। तो यहाँ पे ये आपको डेफिनेशन अच्छे से पहले क्लियर होनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी की। तो सो दैट आपको अभी हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं कॉन्टिन्यूटी के, लिमिट का हमने एक क्वेश्चन कल आपको करवाया था, तो चलिए अब हम कॉन्टिन्यूटी पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड मॉड्यूलस व्हेन जेड नॉट इक्वल टू 0। फंक्शन वैल्यू इज 0 इफ जेड 0 is not continuous at z is 0। f of z आपको दिया है ना। f of z बेसिकली दो वैल्यू लेगा, 0 लेगा अगर z 0 है, अगर z नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब ये फंक्शन वैल्यू ये कंसीडर करके चलेगा। तो दैट मीन्स मैं चेक करूंगा कॉन्टिन्यूटी एट z0 पे, राइट। Z0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने का क्या मतलब होगा, सबसे पहले तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। Z0 पे, Z=0 पे इस फंक्शन की पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे फंक्शन मेरे पास क्या है। फंक्शन मेरे पास एफ जेड इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो आप खुद सोचिए, इमेजिनरी पार्ट अगर मेरे पास एफ ऑफ जेड होता है एक्स यू प्लस आयोटा बी, है ना, या फिर जेड की अगर बात करें तो एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। तो उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होता है जेड में, एक्स प्लस आयोटा वाई में इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, वाई, है ना। तो दिस इज इमेजिनरी पार्ट में क्या हो जाएगा, वाई डिवाइडेड बाय जेड जेड मॉड्यूलस। तो बोलने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है जी। ये हमने ऐसे बनाया इसको फंक्शन को, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, y और z का मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये फंक्शन आया आपके पास, ठीक। अब हम बात करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है। अब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसका एक मतलब तो देखो दो मतलब निकल रहा है, या तो वो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, या फिर अगर ऐसा देखें हम कि उस Z0 पे अगर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो फिर आगे डेफिनेशन की बात ही क्यों करनी है हमने। समझ आ रहा होगा आई होप आपको कि उस Z0 पे अगर इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब कि पाथ की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो कॉन्टिन्यूस नहीं माना जाएगा। क्योंकि कॉन्टिन्यूस होने के लिए उससे पहले क्या होना चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, हर पॉसिबल पाथ की वैल्यू सही मानी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस बात करते हैं। तो कल आपको बताया था कि अलोंग एक्स एक्सिस जाने का मतलब पहले मुझे y को 0 करना पड़ेगा, राइट। आपको पहले y को 0 करना पड़ेगा, देन x 0 करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे देखिए दिस इज लिमिट z अप्रोचेस टू 0 बोलने का मतलब क्या होगा, पहले मुझे y 0 करना पड़ेगा, देन x 0 करना पड़ेगा और देन f z, ठीक है। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0
x अप्रोचेज टू 0, एफ ऑफ जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो पहले क्या करेंगे, y अप्रोचेज टू 0 करेंगे हम, राइट। तो y अप्रोचेज टू 0 करोगे तो आपके पास डायरेक्ट ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, y यहाँ पे अप्रोच 0 करवाओगे तो y 0 पॉइंट समथिंग, रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास 0 बन जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो उसी तरीके से अलोंग y एक्सिस की अगर मैं बात करूं, अलोंग y एक्सिस की अगर बात की जाए तो y एक्सिस के अलोंग जाने से पहले आपको किस तरीके से जाना पड़ेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एंड देन y अप्रोचेज टू 0, f ऑफ z। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 देन y अप्रोचेज टू 0, एफ जेड आपके पास क्या है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे x 0 करवाओगे अप्रोच, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिट y अप्रोचेज टू 0, लिमिट y अप्रोचेज टू 0, दिस इज योर y अपॉन x, यहाँ पे 0 करवा दिया आपने तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर में रूट, और वाई स्क्वायर में रूट बोलने का मतलब y, ये कैंसिल आउट होके क्या दे दिया आप इसने 1। अब आप खुद यहाँ पे ध्यान से सोचिए, अलोंग x एक्सिस में पाथ की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 0 आई है, और अलोंग y एक्सिस में आपकी वैल्यू क्या आई है 1 आई है। तो यहाँ पे तो इस दोनों ये पाथ के ऊपर ये डिपेंडेंट हो रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आई। इस पाथ के अलोंग 0 आई है और y एक्सिस के अलोंग आपके पास 1 आई है। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा z0 पे, राइट, z0 पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो इसको करने का एक और मेथड भी होता है, वो देखिए कैसे करना है इसको। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि लिमिट z अप्रोचेस टू 0, वो पहले निकाल लीजिए, फिर उसके बाद y इक्वल्स टू mx वाला पाथ ले लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे एफ जेड आपके पास जब हमने क्या निकाला y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, है ना। तो सिंपल सी बात है, पहले हम अलोंग एक्स वाई ले रहे थे, तो आप इकट्ठा भी ले सकते हो, कैसे, z में लिमिट z अप्रोचेस टू 0, z अप्रोचेस टू 0। तो क्या है आपके पास एफ जेड ऊपर यहां पे निकाला हमने, तो लिमिट z अप्रोचेस टू 0, एफ जेड आपके पास y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक। तो अब हम बात करेंगे, अब उन्होंने क्या किया हुआ है, अब उन्होंने एक्स वाई ना लेके सीधा उन्होंने अलग पाथ ले लिया, वो स्ट्रेट लाइन वाला अलोंग वाई एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, अलोंग वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, राइट। तो लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एफ जेड अलोंग वाई एक्सिस जब मैं ले रहा हूं तो लिमिट z अप्रोचेस टू 0, y की जगह क्या आ जाएगा mx, तो ये आ जाएगा mx डिवाइडेड बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलने का मतलब m स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखिए यहां पे आपको x के अलावा, और m तो कांस्टेंट है, x के अलावा और कुछ वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो z अप्रोच 0 का बोलने का मतलब क्या होगा, x अप्रोच टू 0। तो यहां पे देखिए थोड़ा, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 mx डिवाइडेड बाय, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमनली लिया जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो x, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, दिस इज 1 प्लस m स्क्वायर, ये x से x कैंसिल आउट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर में रूट। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई आपके पास, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि m की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो, m की वैल्यू चेंज करने पे इसका रिजल्ट बदलता जाएगा, राइट। तो ये कांस्टेंट है, मतलब लिमिट, ये जो आपके पास पाथ जो है ये इस m वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, m की वैल्यू चेंज तो पाथ की डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। ऐसा भी इसको कर सकते हैं,
तो मैं बोल सकता हूं कि ये फंक्शन z 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, राइट। कॉन्टिन्यूस नहीं है मतलब कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, ये कल आपको बताया गया है बड़े अच्छे तरीके से। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब, नहीं एग्जिस्ट करने का मतलब कि वहां पे पाथ की वैल्यू अलग अलग आ रही होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 6 जेड नॉट 0 और एफ ऑफ 0 की वैल्यू दी उसने 0, फंक्शनल वैल्यू कितनी दी है उस पॉइंट के ऊपर 0, इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट द ओरिजिन। देखिए ओरिजिन के ऊपर बात कर रहा है वो, राइट, ओरिजिन के ऊपर बात कर रहा है। तो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई के टर्म में, मुझे इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं किस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा, ओरिजिन के ऊपर, और उसने बताया है कि वो कॉन्टिन्यूसन नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसका सबसे अच्छा मेथड क्या होगा कि वहां पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी मतलब पाथ के ऊपर वैल्यू चेंज होगी, है ना। तो लेकिन पाथ बेसिकली आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वाई इक्वल्स टू एम एक्स पाथ ही लेना है, या फिर वाई इक्वल्स टू क्या कहते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना, वाई एक्सिस के लॉन्ग लेना। आप और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं उसमें। तो गिवन फंक्शन इज, तो क्या दिया हुआ है, दिस इज एफ जेड एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई 6। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू 0। ओरिजिन के ऊपर बात हो रही है ना मेरे पास, ठीक है। तो लेकिन मतलब हम z अप्रोचेस टू 0 जाएंगे, लेकिन रास्ता कौन सा लेना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई इक्वल्स टू एम एक्सिस के लॉन्ग। तो यहां पर पर्टिकुलर हम देखिए, यहां पे ये आपको खुद यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा सोच समझ के कि मैंने कौन सा पाथ लेना है, ठीक है। नॉर्मली तो वाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई इक्वल्स टू एम एक्स के लॉन्ग, हमारे क्वेश्चन में ये ऐसे बात बन जाती है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखना हमें पाथ कोई और लेना पड़ेगा। तो हम यहां पे बात करेंगे along path y क्यूब इज इक्वल्स टू एम एक्स। अब ये कैसे लिया हमने, तो आपको पता चल जाएगा अभी। तो लिमिट z अप्रोचेस टू 0, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एफ जेड। तो एफ जेड आपके पास क्या है, एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई 6, राइट। तो पाथ y क्यूब इज इक्वल टू एम एक्स, बोलने का मतलब होगा कि z से 0 की तरफ, उस 0 की तरफ अप्रोच करा, लेकिन रास्ता कौन सा है, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, y इक्वल्स टू वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एम एक्स। तो y क्यूब की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे एम एक्स रख दूंगा, और जाहिर सी बात है लिमिट z अप्रोच टू 0 ना रह के क्या रह जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो x एज इट इज y क्यूब की जगह मैं क्या कर दूंगा, एम एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई 6 है, तो मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दिस इज एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं y इक्वल्स टू एम एक्स लेता तो यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे एक पैटर्न नहीं बनता यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, और ऊपर भी मेरे पास एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। देखिए आपको चलना ही उस तरीके से होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दिस इज योर एम एक्स स्क्वायर, और यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, बचेगा क्या, 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहां से आपका ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसल आउट। तो मेरे पास फाइनली यहां पे क्या रिजल्ट बनेगा, लिमिट z x अप्रोचेस टू 0 m डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, m की वैल्यू बदलेगी तो इस पाथ के अलोंग आपके पास डिफरेंट आंसर आते जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, पाथ की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन इस z0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, है ना।
ये फंक्शन उस z0 पे ओरिजिन के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ z, f ऑफ z इज z मॉड्यूलस। तो पिछले क्वेश्चन जैसे हमने किए वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या चीज थी कि कॉन्टिन्यूस नहीं है ना। तो वहां पे आसान था कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो वहां पे लिमिट यही एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी कहीं ना कहीं। बट अब यहाँ पे उसने क्या बोला कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो दैट मीन अब वो हम पहले वाला मेथड नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे यूज करेंगे डेफिनेशन, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फंक्शन मुझे क्या दिया है, z मॉड्यूलस, और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ z पे आपको क्या बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस माना जाएगा, है ना। तो देखिए गिवन फंक्शन इज दिस इज fz और z का मॉडुलस ये आपको दिया है फंक्शन उसने, राइट। तो मैं अब इन जनरल बात करूंगा, ये डेफिनेशन लगेगी फॉर गिवन इफ एवरी फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, देखिए कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगानी है, fz माइनस fz नोट का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन अगर आ रहा है, और इस खास अगर z माइनस z नोट का जो नेबरहुड वो डेल्टा के अंदर अगर है डिफरेंस, तो मैं बोलता हूं कि ये fz इस z नोट के ऊपर क्या माना जाएगा, कॉन्टिन्यूस माना जाएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ध्यान से देखिए, अब ये डेफिनेशन लगेगी यहाँ पे। तो fz, अगर मैं fz की बात करूँ तो नॉर्मल, तो और fz नॉट की बात करूँ तो वो क्या होगा मेरे पास z नॉट, है ना, z नॉट। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, दिस इज fz माइनस fz नॉट। अगर मैं ये वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, fz के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, z मॉड्यूलस माइनस fz नॉट, बोलने का मतलब z नॉट का मॉड और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड, है ना। तो अब ये आपके पास यहाँ पे रिजल्ट होता है प्रॉपर्टीज में ट्राइंगल इनइक्वालिटी का, तो विच इज लेस देन और इक्वल टू z mod z माइनस z नॉट एज इट इज, राइट, z माइनस z नॉट। और z माइनस z नॉट के बारे में आपको पता है, यहां पे z माइनस z नॉट विच इज लेस देन डेल्टा, विच इज लेस देन डेल्टा। तो देखिए जितना गैप हमारा डेल्टा और एप्सिलॉन ये दोनों ही स्मॉल नंबर्स होते हैं, सो फॉर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, फॉर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये क्या बन जाएगा, fz माइनस fz नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। तो देखिए ये प्रूव हो चुका है, फॉर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन fz माइनस fz नॉट अगर लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो हम यहां पे क्या बोलते थे कि ये fz इस z नोट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। तो उसी तरीके से हम यहां क्या बोलेंगे कि ये fz z नोट मतलब एवरी वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्टिन्यूस, क्यों, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को यहां पे फुल सेटिस्फाई कर रहा है। सो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fz is z square plus 4 upon z into z minus 2 iota at point z is equals to 2 iota। तो कॉन्टिन्यूटी बतानी है हमने इस फंक्शन की एट z is equals to 2 iota पे। तो वही या तो इसको डेफिनेशन से, या फिर हम जो आपके पास वो जो 3 पॉइंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट वाले थे, कौन से वाले की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, और फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू भी उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे देखिए मुझे z इज इक्वल टू 2 आयोटा के ऊपर चेक करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का, राइट। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए फंक्शन को थोड़ा ऑब्जर्व करने कीजिए आप। अगर मैं z की जगह पहले ये तो देख लिया जाए कि z fz इस z इज इक्वल टू आयोटा पे इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मतलब एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है चेक करना।
तो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 2 आयोटा मतलब फंक्शनल वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर देखता हूँ, तो z मतलब 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से कि यहाँ पे नीचे क्या बन रहा है, समथिंग ऊपर कुछ भी हो लेकिन नीचे क्या बन रहा है, 0। लेकिन ये तो आपका नॉट डिफाइन का केस आ गया, राइट यहाँ पे तो ये आपका नॉट डिफाइन का केस आ गया। तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर z इज इक्वल टू 2 आयोटा के ऊपर ये फंक्शन वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, नॉट डिफाइन बन जा रहा है। उस पॉइंट को रखने पे वो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जा रहा है। तो कॉन्टिन्यूस तो कभी हो नहीं सकता इस पॉइंट के ऊपर, नॉर्मली कॉन्टिन्यूस तो कभी हो ही नहीं सकता। नॉर्मल सिचुएशन में ये आपके पास कॉन्टिन्यूस तो नहीं है यहाँ पे, राइट, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, नॉट डिफाइन हो जा रही है। तो बेसिकली ये आपका डिसकंटिन्यूस होगा इस पर्टिकुलर z इज इक्वल टू 2 आयोटा के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट यूज करके इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर देंगे और ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। क्या बात कर रहा हूं मैं, तो देखिए इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज योर z स्क्वायर प्लस 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, z माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z इंटू z माइनस 2 आयोटा एज इट इज। देखिए यहाँ पे आपके पास वो फार्मूला लगा है, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ना। वो रिजल्ट यहाँ पे यूज हुआ। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, दिस इज z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा, राइट, z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा, तो मतलब z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 2 या 4 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास यहाँ से। अब आप क्लियरली यहाँ से देखिए ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया आपके पास, यस ये फैक्टर आपके पास कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे, दिस इज एफ जेड इज z प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z, राइट, ये आपके पास फंक्शन यहाँ पे आ गया है, राइट। तो अब अगर हम अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हमें ये फंक्शन दिया गया हो, तो अब अगर हम इसमें चेक करें एट z इज इक्वल टू 2 आयोटा के ऊपर, तो चाहे आप लिमिट अप्लाई करके देखिए, लिमिट z इज 2 आयोटा, z अप्रोचेस टू 2 आयोटा, सो दिस इज योर एफ जेड के ऊपर अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, लिमिट z अप्रोचेस टू 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो आपके पास यहाँ से हाँ z की जगह यहाँ पे क्या है 2 आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, राइट, कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो अब हमने क्या देखा, देखिए पहले तो ये नॉर्मली आपका z इक्वल टू 2 आयोटा के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं था, डिसकॉन्टिन्यूस था। लेकिन अभी हमने क्या किया, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट यूज करके पहले हमने क्या किया, ये इस डिसकॉन्टिन्यूटी को हमने रिमूव किया है ना। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने, है ना, फैक्टर कैंसिल आउट होके। तो अब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर z इक्वल टू 2 आयोटा रखूं, तो मेरे पास ये फंक्शन डेफिनेट वैल्यू दे रहा है कुछ, राइट, और लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई आपके पास दोनों, है ना, सो 2। अब मैं बोल सकता हूं यस दिस फंक्शन z इक्वल टू 2 आयोटा इज कॉन्टिन्यूस एट z इक्वल टू 2 आयोटा के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन ऐसे नॉर्मली नहीं, जब हमने इस फंक्शन को रीडिफाइन किया है, इस फंक्शन को हमने खुद पहले बनाया है इसमें, है ना, अगर अदरवाइज ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे एक और सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से है। तो एफ जेड इज z माइनस आयोटा बी अपॉन जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और किसके ऊपर चेक करना आपको, एट z इज इक्वल टू आयोटा बी के ऊपर। तो सिमिलरली आप पहले यहाँ पे देखिए कि अगर z इज इक्वल टू आयोटा बी के ऊपर क्या ये फंक्शन डिफाइन है, तो z मतलब आयोटा बी माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय आयोटा बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 0, ऊपर 0 बन जाए नो प्रॉब्लम, राइट, बट यहां देखते हैं दिस इज योर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 एंड बी स्क्वायर। तो आपने यहां देखा
0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई आपके पास, राइट। तो अगेन यहां पे हम इसको सॉल्व नहीं फर्दर कर सकते, अगेन यहां पे वो कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहले हम इस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे, अदरवाइज यहां पे ये फंक्शन z इज इक्वल टू आयोटा बी के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, राइट। तो सो दिस इज योर एफ जेड, अब इसको रीडिफाइन करेंगे, दिस इज योर z माइनस आयोटा बी। सिमिलर वे में इस z स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, z माइनस आयोटा बी और z प्लस आयोटा बी, राइट। सही है ना, यहां पे z माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय ये एज इट इज आ गया, और नीचे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, z माइनस आयोटा बी z प्लस आयोटा बी। इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, जैसे यहां बना था आपके पास, राइट। तो अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो z इंटू जेड जेड स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, और माइनस आयोटा स्क्वायर है आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर आपके पास। तो सिमिलर वे में यहाँ पे ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या फंक्शन बचा यहाँ पे, विच इंप्लाइज दैट एफ जेड इज 1/z प्लस आयोटा बी। तो अब आपने फंक्शन रीडिफाइन कर लिया है, यहाँ पे एफ जेड इज 1/z प्लस आयोटा बी। और अगर आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देखिए, यहाँ पे आयोटा बी करोगे तो आपके पास एक इजीली यहाँ पे नॉट डिफाइन नहीं होगा, एक फाइनाइट वैल्यू आपके पास दे देगा। तो अब आप चाहे इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, दिस इज लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा बी हियर एफ जेड, लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा बी 1/z प्लस आयोटा बी हियर। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/z, z मीनिंग आयोटा बी प्लस आयोटा बी टू आयोटा बी। तो ये आपके पास देखिए कॉन्स्टेंट रिजल्ट आ गया है। तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि नॉर्मली ये आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं था, डिसकॉन्टिन्यूस था एट आयोटा बी के ऊपर, बट अब ये क्या हो गया है, रीडिफाइन करने के बाद भी ये क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस हो गया है एट z इक्वल्स टू आयोटा बी के ऊपर। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।